हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, व्हाट्सएप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाया एल्कीन। ओके, आज का लेक्चर मेरा है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल अगेन वाया एल्कीन, मतलब एल्कीन के थ्रू हम एल्कोहल की प्रिपरेशन करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। उस रिएक्शन के सारे की पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। और आपने वहां पे मार्कोनिकोफ रूल फॉलो किया था, किस तरीके से वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन हो रहा था, आप सभी लोगों को पता है। तो स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O इन एल्कीन। वही सेम कहानी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेरी रिएक्शन का नाम है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप लोग स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को पता लगाना है कि आप एल्कीन के थ्रू एल्कोहल की फॉर्मेशन किस तरीके से करते हैं। वैसे बच्चा लोग, आप सब लोग जानते हो कि किस तरीके से एल्कोहल बनाना है। लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में चर्चा कर रहे थे, जहां पर पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसिड कैटेलाइज, उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या कहानी थी आप लोगों के सामने मैंने आपको बता दी थी। और आज के लेक्चर की जो मेरी कहानी है, चलिए गाइस बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट, ठीक है। स्टूडेंट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर मैं अगर इस रिएक्शन की कहानी शुरू करूं, इससे पहले अपने को इस रिएक्शन के रिगार्डिंग सारे की पॉइंट्स याद होने चाहिए। ओके, सारे की पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको की पॉइंट्स याद है तो आप लोग इजीली इस रिएक्शन को अटेम्प्ट कर लोगे। इतना तो पता है, एल्कीन के थ्रू एल्कोहल की फॉर्मेशन करनी है, मतलब आपका जो सबस्ट्रेट रहेगा वो तो कौन रहेगा, एल्कीन रहेगा, और आपका प्रोडक्ट कौन रहेगा, एल्कोहल रहेगा, ठीक है। एल्कीन के थ्रू एल्कोहल मेरे को बनाना है, और इस रिएक्शन के जो की पॉइंट्स है वो रिएजेंट भी आपको याद रखने हैं। ओके, सबसे पहला की पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर H2O मॉलिक्यूल का इनडायरेक्ट एडिशन करवाते हैं। तो क्या लिख सकते हो आप, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O। मतलब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर मेरे को H2O का इनडायरेक्ट एडिशन करवाना है। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इनडायरेक्ट एडिशन का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट एडिशन से मेरा मतलब है कि यहां पर आप सब लोग जानते हो H2O के पास H पॉजिटिव आयन और OH माइनस नेगेटिव आयन मौजूद होते हैं। तो इनडायरेक्ट एडिशन का मीन ये है कि यहां पर H प्लस और OH माइनस डायरेक्टली H2O मॉलिक्यूल से नहीं आते। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए, तो सर ये आते कहां से, उसके लिए आपको रिएजेंट याद करने हैं। देखो, इसमें जो रिएजेंट हम काम में लेते हैं, जो अभिकर्मक काम में लेते हैं, सबसे पहले हम काम में लेते हैं BH3। ओके, आप सब लोग जानते हो ये BH3 डाइमराइज हो जाता है और B2H6 इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। तो आपको एरो पे BH3 भी मिल सकता है, B2H6 भी मिल सकता है, या फिर आपको BH3 का होल ट्वाइस भी मिल सकता है, BH3 का होल ट्वाइस भी आपको मिल सकता है। तो तीनों एक ही बात है। साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, आपको साथ साथ में मिलेगा H2O2 इन बेसिक कंडीशन। आई बात समझ में। तो मतलब अपने को एक बात ये पता लग रही है स्टूडेंट कि यहां पर H प्लस और OH माइनस यहां से आएंगे। अब कहां से H प्लस आता है और कहां से OH माइनस आयन आता है वो हमको पता लगाना है। अभी कुछ देर में आपको पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट, आप लोग मेरी बात ये सुनना कि मैंने आप लोगों को क्या डील किया है कि यहां पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O करवाना है एल्कीन के ऊपर, और आपके रिएजेंट कौन कौन है, एक तो BH3 काम आएगा और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो आपको ये याद रखना है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग, वो पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपके पास में दो एल्कीन गिवन है, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकती है और अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी हो सकती है। सॉरी,
एक बात बताओ, सिमेट्रिकल एल्किन की बात की जाए तो आप लोगों को पता है सिमेट्रिकल एल्किन के केस के अंदर मंसूरी कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना है। मंसूरी कॉन्सेप्ट इन द सेंस आप लोगों को दिल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जहां मर्जी आए आप H लगाओ और जहां मर्जी आए आप OH लगाओ, अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। और मैं बात करता हूं अनसिमेट्रिकल एल्किन की कहानी। If you are taking unsymmetrical alkene, then you have to follow anti-Markovnikov rule. Most important भैया, you have to follow anti-Markovnikov rule. तो अपने को तीन बातें पता लग चुकी है। पहली बात, एल्किन पर इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ H2O करवाना है। सेकंड, यहां पे रिएजेंट कौन है, BH3 और H2O2 इन बेसिक कंडीशन। थर्ड, सिमेट्रिकल एल्किन के केस में कुछ भी आप कर सकते हो, H जहां लगाओ, OH जहां लगाओ, आपकी मर्जी है। बट अनसिमेट्रिकल एल्किन के केस में यू हैव टू फॉलो एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये आपके जो की पॉइंट्स है ना, इनको आपको याद रखना है। अब मैं शुरुआत करता हूं मेरी केमिकल रिएक्शन की। चलिए गाइस, आप लोग देखना बोर्ड पे, स्क्रीनशॉट के लिए मतलब आपको बोलना ना पड़े, ठीक है। चलो, हाँ तो सॉरी, बार बार वही नाम क्यों आ रहा है मेरे से, इंपॉर्टेंट है क्या, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में। देखो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के केस में आप दो तरीके के केस अप्लाई कर सकते हो। जो पहला मेरा केस है वो ये केस है, अगर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन को यूज करता हूं, अगर मैं सिमेट्रिकल एल्कीन को यूज करता हूं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, सिमेट्रिकल का मीन होता है सम्मित एल्कीन, ओके। और अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन को यूज करता हूं, मतलब असम्मित एल्कीन को यूज करता हूं, तो इस केस में क्या कहानी बनती है और इस केस में क्या कहानी बनती है। मुस्कुराओ, फटाफट मुस्कुराओ और बड़े प्यार से बोर्ड के ऊपर आप लोग देखिएगा। गाइस देखना इधर, ये मेरी कौन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको आप लोग क्या बोलते हो, इथीन। क्या बोलते हो गाइस, इथीन। मेरे को एक बात बताओ, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में यदि आपको एरो के ऊपर पहले BH3 देखने को मिल जाए, B2A6 भी देखने को मिल सकता है, और सेकंड आपको मिल जाए H2O2 इन बेसिक कंडीशन, तो गाइस आपको यहां पे क्या करना है, देखो आप लोगों को पता है यहां पे इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या देता है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो मतलब H प्लस आयन और OH माइनस आयन को इस एल्कीन पर मेरे को ऐड करवाना है। तो आप सब लोग ये जानते हो यहां पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में दो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक सिग्मा बॉन्ड से तो आपका H जुड़ जाएगा और दूसरे सिग्मा बॉन्ड से आपका OH जुड़ जाएगा। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में स्टूडेंट दिल का कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना है। दिल का नाम लेते बड़े ही हंसी आ जाती है बहुत लोगों को। तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जहां मर्जी आए आप H लगाओ और जहां मर्जी आए आप OH लगाओ। देखना, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर करवाना है, तो एक पाई बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, यहां पे आप H लगा दो और यहां पे आप OH लगा दो। कोई मेरे इससे सहमत नहीं है, वो ऐसा बोलना चाहता है सर मैं यहां पे तो OH लगाना चाहता हूं, यहां पे H लगाना चाहता हूं। भाई आपकी मर्जी है, जहां पे आप H लगाओ और जहां पर आप OH लगाओ। तो क्या बनेगा, मान लीजिए यहां पर मैं H लगा देता हूं और यहां पे मैं OH लगा देता हूं। देखना क्या बन गया मेरा, इथेनॉल। क्या बन गया, एथेनॉल बन गया। आई बात समझ में, पॉइंट समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो सिमेट्रिकल केस के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सिमेट्रिकल केस के अंदर। लेकिन अनसिमेट्रिकल केस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग टेंशन वाली बात है, मजेदार कहानी है भाई। देखो ये मेरी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और आप सब लोग जानते हो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में। आपको एरो पे क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट BH3 एंड सेकंड आपको मिलेगा H2O2 इन बेसिक कंडीशन। ओके स्टूडेंट, अब मेरे को प्रोडक्ट की पहचान करनी है। तो मैंने आपको एक बात लिखवाई थी कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब आपको गिवन हो, ऑक्सीमर्क्यूरेशन क्यों बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट तो नहीं बन जा रही है वो। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लेता हूं तो मेरे को एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस केस में आप लिख सकते हो, इफ यू आर टेकिंग unsymmetrical alkene
then you have to follow anti-Markovnikov rule. Then you have to follow anti-Markovnikov rules. अब एंटी-मार्कोनिकोव रूल्स क्या बोलता है? आप सब लोग ये जानते हो बच्चा पार्टी, यहां पर क्या है, H प्लस और OH माइनस का इनडायरेक्ट एडिशन करवाना है। तो आप लोगों को पता है एंटी-मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंटी-मार्कोनिकोव रूल, कि आपका जो नेगेटिव पार्ट है H2O मॉलिक्यूल का, वो डबल बॉन्ड के उस वाले कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। देखो ये डबल बॉन्ड, अपने को एक पाई बॉन्ड ब्रेक करवाना है। अब आप दिल का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इस केस में आप देखो, डायरेक्ट बता रहा हूं, एक पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक करवा दिया। अब इधर देखो कितने हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर एक हाइड्रोजन। इधर देखो कितने हाइड्रोजन, आप कहोगे सर दो हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार H2 मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा मौजूद होती है। तो दो ज्यादा होते कि एक, आपका आंसर आएगा सर एक। तो इट मींस यहां पर आपको OH लगाना है, यहां पर आपको H लगाना है। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन क्या हुई? CH3 CH2 CH2 और ये मेरा OH बन गया। इसको आप बोल सकते हो प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल या 1 प्रोपेनॉल आप बोल दो। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो आप लोगों को पता लग गया अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में अपने को एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो करना। लेकिन लास्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्कोनिकोव रूल इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन। गॉट इट? आगे बढ़ूं। अब ये सारी बातें आपको समझ में आएगी इसकी मैकेनिज्म से। अगर आपको मैकेनिज्म पता लग गई तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम में कर सकते हो। मैं शुरू करूं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए, मैं मेरी इसकी मैकेनिज्म शुरू करता हूं। भैया आप लोगों को समझ तो आ रहा है ना, एकदम इजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने। ठीक है, चलो मैं अब इसकी मैकेनिज्म को डील करता हूं। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो गाइस, मैं इसकी मैकेनिज्म को डील करता हूं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इसकी मैकेनिज्म है और मैंने आपको बताया था ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। करूं मैं शुरू? चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि बोर्ड कितना कवर हो रहा है। एग्जैक्टली पूरा सही है। वही तो कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे कैमरामैन भी मैं ही हूँ, लेक्चर भी मैं बनाता हूँ, एडिट भी मैं करता हूँ, सारे काम अकेले को करना पड़ता है। भाई आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है, बस खाली आप लोग पढ़ते रहिए। ओके, चलो मैं शुरू करता हूँ इसकी मैकेनिज्म। चलो हाँ जी, तैयार हो? चलो यू कैन डू इट। मैकेनिज्म, चलो आपको ही करना है जो कुछ करना है। चलो शुरू करें। चलो मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन के मैकेनिज्म की बात करता हूं। देखो गाइस, यहां पे कौन है मेरा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पे कौन है? फर्स्ट BH3, सेकंड आपका हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन बेसिक कंडीशन। प्रोडक्ट मेरा बनेगा CH3 CH2 CH2OH। कैसे बना? ठीक, चलो अब होता क्या है देखो, सबसे पहले जो मेरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है या जिसको आप सबस्ट्रेट बोलते हो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप जानते हो। देखो पहले क्या होता है, BH3 आएगा। कौन आएगा? BH3 आएगा। आ गया। आप BH3 को यहां पर इस तरीके से लिख सकते हो। देखो वैसे तो इसकी स्ट्रक्चर होती है, देखो स्ट्रक्चर संकरण की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं BH3 को ऐसे लिख दिया, एक बार आप लोग इधर देखना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, आप लोग ये जानते हो गाइज कि यहां पर बोरॉन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके गाइज, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, आप लोग जानते हो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। तो 1s2 2s2 2p1, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिए। देखो 1 2 3, एक एक इलेक्ट्रॉन किसका आया? हाइड्रोजन का आया। इधर देखना 1 2 एंड 3। अब आप लोग इसको एनालाइज करते हो तो आपको पता चलता है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता।
ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसके सराउंड में आपको 6 इलेक्ट्रॉन ही दिख रहे हैं और ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आपको बोल सकते हो। अब देखो ये आपका 2s है और ये आपका 2p है। अगर मैं इसके एक्साइटेड स्टेट की बात करता हूं तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले जाता है इस तरीके से, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन। देखो एक वेकेंट p ऑर्बिटल इसके पास में मौजूद है, माना ये जो मेरा वेकेंट p ऑर्बिटल है ये रहा वेकेंट p ऑर्बिटल। ओके गाइस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है ना वो लुईस अम्ल की तरह बिहेव करता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है वो लुईस क्षार की तरह बिहेव करता है। अब एक बात बताओ, ये लुईस अम्ल की तरह बिहेव कर रहा है, इसके पास में वेकेंट p ऑर्बिटल है और यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर हो जाएंगे दोनों के दोनों इस वेकेंट p ऑर्बिटल में। जैसे ही वेकेंट p ऑर्बिटल में आए यहां से एक बॉन्ड बनना शुरू हो गया। जैसे यहां से बॉन्ड बनता है ये इलेक्ट्रॉन यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन जाएगा ना, जैसे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर शिफ्ट हो गई, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर चला जाएगा, इसको दया आ जाएगी। आई बात समझ में? क्या स्पीसीज बनी? CH3, H आ गया, CH2, यहां से क्या बना? CH2 और क्या बना? BHH। आई बात समझ में? पता लग गया किस तरीके से आया है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेकेंट p ऑर्बिटल में आ गई, CH2 से बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ली, यहां से इसलिए की है क्योंकि यहां पे कुछ नैनो सेकंड्स के लिए कार्ब केटाइन बनता है जो 2 डिग्री होता है, मोर स्टेबल होता है। कार्ब केटाइन बनते ही यहां पर H हाइड्राइड इधर हो जाता है, देखो H नेगेटिव जाएगा यहां पर आ जाएगा। अब देखना गाइज, इस केस की मैं बात करता हूं, देखो अभी भी बोरोन के ऊपर क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड वेकेंट p ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, मेरे पास अभी भी कौन आ सकती है? एल्कीन की एक यूनिट आ सकती है, ठीक है। देखो जैसे ही एल्कीन की, देखो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, एल्कीन की एक यूनिट आ गई तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिए, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इसको दिए ये H नेगेटिव कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक यूनिट इसके ऊपर ऐड हो जाएगी, फिर एक और एक हाइड्रोजन बचेगा, फिर एक और एक यूनिट आ जाएगी, फिर वो उस पर ऐड हो जाएगी। तो डायरेक्टली यहां पे मैं 2 यूनिट लगा सकता हूं क्योंकि 2 हाइड्रोजन मेरे पास मौजूद है। जैसे ही 2 यूनिट लगाऊंगा तो क्या स्पीसीज बनेगी? CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH2, यहां पे कौन है मेरा? बोरोन। ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। अब देखना, आई बात समझ में आपको? देखो यहां पर H का एडिशन हो गया ना, देखो H का एडिशन हो गया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आप लोगों को लेकर आना है H2O2 इन बेसिक कंडीशन। तो डायरेक्टली आप तीनों बॉन्ड को ब्रेक करवा दो, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे OH और यहां पे OH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा मेरा? यहां पे लिख देता हूं, देखो 3 मोल तो एल्कोहल के बनेंगे, CH3, CH2, CH2, OH फाइनल प्रोडक्ट, और एक क्या बनेगा? BOH की होल थ्राइस, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो H3BO3। ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हुई है। देखना गाइस, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर जब इसकी मैकेनिज्म की बात करता हूं तो यहां पे देखना पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और BH3 एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनने तीनों इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट कर दिया बॉन्डिंग के अंदर। एक वेकेंट p ऑर्बिटल है, यहां पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। ये लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स इस वेकेंट ऑर्बिटल में आते दोनों एक साथ और इस CH2 से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे ही यहां पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
चेन सेंटर बन जाता है कुछ नैनो सेकंड्स के लिए। तो इससे इसकी दया देखी नहीं जाती, बहुत गरीब कंडीशन हो जाती है। H नेगेटिव यहां पर जाके CH2 बना लेता है, बना लिया। अब आगे देखो मेरे पास 2 हाइड्रोजन और मौजूद हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन मौजूद है, फिर यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल है। तो देखो वेकेंट p ऑर्बिटल है, एक सबसे पहले मैं 1 यूनिट लूंगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, H नेगेटिव को इसकी दया देखी नहीं जाएगी, यहां पर आ जाएगा। फिर एक H बचेगा, तो डायरेक्टली मैं 2 यूनिट इसकी ले लिया, तो ये वाली स्पीसीज मेरी बन जाएगी। ठीक है, तो ये मतलब बोरेशन हो गया, मतलब बोरोन का एडिशन हो गया। उसके बाद में H2O2 इन बेसिक कंडीशन में लिया तो एल्कोहल्स बनेगा। देखो ये रहा एल्कोहल बन गया और एक बना H3BO3। ओके गाइस, तो 3 मोल किसके बनेंगे? एल्कोहल के बनेंगे। इसकी सिंपल मैकेनिज्म थी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की। तो मैंने केमिकल रिएक्शन में क्या डिस्कस किया है, जब किसी याद रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हम H2O का इनडायरेक्ट एडिशन करवाते हैं। ओके, फटाफट आप लोग लिखते जाना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर हम H2O का इनडायरेक्ट एडिशन करवाते हैं और यहाँ पे जो मेरे रिएजेंट काम में लेते हैं, हम सबसे पहले हम काम में लेते हैं, आप लोग याद रखना, BH3 या B2H6 लेते हैं और सेकंड हम काम में लेंगे आपका H2O2 इन बेसिक कंडीशन। तो होता क्या है, जब सिमेट्रिकल एल्कीन की बात की जाती है तो सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जहां मर्जी आए आप H लगाओ, जहां मर्जी आए आप OH लगाओ। लेकिन जब मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करता हूं तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के कहानी में हम लोगों को क्या फॉलो करना है? एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है। अब एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि जब किसी असिमेट्रिकल एल्कीन पर, देखो फास्टली बोल रहा हूं, फटाफट आप रिवाइज करते जाना, जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर में वाटर का इनडायरेक्ट एडिशन करवाता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। इसे हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, पता लग गया एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होता है। तो इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म को मैं डील किया हूं। मैकेनिज्म में कुछ था नहीं, इजी मैकेनिज्म थी, मैंने आपको बता दी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो चलो ये आज का मेरा लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश है स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए और ज्यादा अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिए क्या कमी है, क्या अच्छा लगा है, कुछ समझ में नहीं आया, सब लोग कमेंट भर दीजिए। आप लोग 24 आवर्स आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, BSc सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है, साथ साथ में JET ICAR वालों के लिए भी ये कॉमन लेक्चर है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जहां भी आपको 12th के बच्चे दिख रहे हैं जिनकी स्टडी अभी चालू नहीं हो पाई है, तो उन लोगों से अपना लेक्चर शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों के साथ से हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको लेक्चर बनाने में और ज्यादा मजा आता है। जितने बच्चे अपने चैनल से पढ़ पाएंगे, देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई अपन चार्ज कर रहे हैं। आजकल नए नए कोचिंगों के अंदर होता है ना, ऐप लॉन्च कर रहे हैं और ऐप लॉन्च करने के बाद में कोई 5000 में बेच रहा है अपना पूरे लेक्चरशिप, कोई 6000 में बेच रहा है, कोई 10,000 में बेच रहा है, कोई 20,000 के अंदर बेच रहा है। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखो यहाँ पे आप लोगों को कंटिन्यूसली लेक्चर नहीं मिलेंगे कि एक सब्जेक्ट के सारे लेक्चर आपको मिल जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस YouTube के जरिए, जैसे BSc फर्स्ट ईयर का पूरा देखे 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर जितना भी अपने को टाइम लगेगा पूरा सिलेबस अपन केमिस्ट्री का डालेंगे, BSc तीनों ईयर के डालेंगे, MSc प्रीवियस MSc फाइनल का डालेंगे, 11th क्लास का डालेंगे, 12th क्लास का डालेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप कहीं से भी पढ़ें, आप कहीं से भी पढ़ें, सब टीचर अच्छे, किसी टीचर की हम बुराई नहीं करते, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन बस आप पढ़ाई करिए। आपका मेन मोटो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी। आपकी जो लाइफ है लर्निंग सीखने वाली लाइफ है, मेरी भी लाइफ है जो सीखने वाली जिंदगी है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि भाई कि आप देखो इतनी सी बातें, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। दोस्तों आराम से तो पढ़ लेंगे ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद पढ़ने से क्या मतलब है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके, देखो 20 मिनट 25 मिनट, मोस्टली हम आधे घंटे का लेक्चर बनाते हैं, तो आधा घंटा निकाल के आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करिए और लेक्चर को देखिए। कुछ डाउट्स आपके सामने आते हैं तो आप लोग हमसे शेयर करिए, हमसे पूछिए। जैसे कल परसों एक लड़की ने जिसका नाम पूजा है, उसने मेरे को डाउट पूछा है, ठीक है, वो बाय मिस्टेक अपनी चेन आइसोमेरिज्म के अंदर कुछ मिस्टेक हो गई थी। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको बता भी दिया था थंबनेल के अंदर, उसके साथ साथ के अंदर कमेंट बॉक्स में भी मैंने कमेंट कर दिया था। तो ऐसे डाउट आपको आए ना तो आप लोग पूछ लीजिए। ओके गाइज, पसंद आया लेक्चर तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने चलता हूँ। बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।